नमस्कार मित्रों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप इस रेडियो को सुन पा रहे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पूरे देश और दुनिया में आज मनाया जा रहा है। क्यों मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस और कब से मनाया जाने लगा? क्या वजह थी कि पर्यावरण की बहस पूरे देश और दुनिया में तेज होने लगी, पर्यावरण पर बहुत अधिक बातें होने लगी? इस पर विस्तार से बता रहे हैं विनोद कुमार पांडे जी, जो कि नैनीताल से हमारे साथ फोन इन लाइन के जरिए जुड़े हुए हैं। दोस्तों, विनोद कुमार पांडे जी वन विशेषज्ञ हैं, पर्यावरण प्रेमी हैं, फोटोग्राफर हैं। नैनीताल समेत तमाम उत्तराखंड के लोगों के लिए एक बहुत ही परिचित और आत्मीय चेहरा है। प्रकृति को, धरती को देखने का एक बहुत ही अलहदा नजरिया उनका है। तो आज पर्यावरण दिवस के बहाने विस्तार से उनकी बातें सुनते हैं। विनोद कुमार पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद सर, किस तरह से देखते हैं आप विश्व पर्यावरण दिवस को? कब से पूरे देश और दुनिया में पर्यावरण को लेकर बहस शुरू हुई? वो कौन सा एक टर्निंग पॉइंट था? मैं चाहती हूँ कि इतिहास से आप शुरू करें। जी, जैसे कि हम जानते हैं कि आज पर्यावरण दिवस है। पर्यावरण के संबंध में तमाम तरह की चिंताएं हैं हमारे सामने। अगर आप देखते हैं तो करीब 5-6 दशक पहले पर्यावरण के संबंध में इस तरह की चिंताएं नहीं थी और प्रकृति को, पर्यावरण को इस तरह से मानते थे जैसे कि अनंत है, अविनाशी है, कभी नाश नहीं हो सकता इसका। तो इसलिए ये माना जाता था कि प्राकृतिक संसाधनों का बेरोक टोक दोहन किया जाना चाहिए, बल्कि प्रोत्साहित भी किया जाता था। और जैसे कि जंगल के जो जानवर होते हैं, जिन्हें जंगली जानवर हम कहते हैं, उनको मानवता के लिए खतरा माना जाता था, जबकि आज हम जानते हैं कि वो हमारे इकोसिस्टम का एक अभिन्न अंग है। तो आज से करीब, जो मैंने बताया, करीब 5-6 दशक पहले, 6-7 दशक पहले तक इस तरह का था कि अगर आप जंगली जानवरों का भी शिकार भी करेंगे तो उसको प्रोत्साहित ही किया जाता था। तो आदमी की समझ पर्यावरण के बारे में कुछ दूसरी तरह की थी, उपभोग करने की। उसका अधिक से अधिक उपभोग करें और उससे आदमी का विकास होगा। लेकिन दरअसल जब ये इस तरह से आदमी ने लगातार पर्यावरण पर दबाव डाला, प्रकृति पर दबाव डाला और अपने सुख के लिए, अपने विकास के लिए तमाम तरह के संसाधन जब जुटाने शुरू किए, तो इसकी पहली जो खतरे की घंटी जो मिली हमें, वो एक किताब आई थी, साइलेंट स्प्रिंग, 1962 में। रेचल कार्सन, ये एक लेडी थी, आपकी मेरीन बायोलॉजिस्ट थी, मतलब समुद्री एक जीव विज्ञानी थी। और तो इन्होंने जो अपनी किताब लिखी थी साइलेंट स्प्रिंग, तो साइलेंट स्प्रिंग का दरअसल अर्थ ये हुआ कि स्प्रिंग जो होता है, बसंत, वो बिल्कुल सुनसान है, ये इसका अर्थ था। तो उन्होंने अपनी इस किताब में ये लिखा, इस बात पर जोर दिया कि जो कीटनाशक और जो रसायन हमारी खेती के लिए उपयोग किए जा रहे हैं बेरोक टोक, उनसे दरअसल हमारी खेती तो बढ़ रही है और खेती को नुकसान पहुंचाने वाले जो कीट हैं वो भले ही नष्ट हो रहे हों, लेकिन हमारे कई उपयोगी पक्षी हैं, कई और तरह के प्राणी हैं, वो इनसे प्रभावित होकर मर रही हैं। तो वहां पर साइलेंट का अर्थ ये था कि बसंत में जो चिड़ियों की चहचहाट होती है और एक पूरा वातावरण प्राकृतिक रूप से संगीतमय हो जाता है, उसका पूरी तरह से अभाव हो रहा है। तो इस किताब के बाद ये था कि इसका बड़ा विरोध भी किया गया, कि क्योंकि जो लॉबी थी जो कि इनका कीटनाशकों का और ये रासायनिक खादों का इसका धंधा करती थी, ये उनके खिलाफ जाती थी। और अमेरिका में ये लॉबी उस समय काफी स्ट्रांग थी, काफी मजबूत थी। लेकिन संयोग से वहां के राष्ट्रपति उस समय जॉन एफ कैनेडी थे, उन्होंने इसके दी गई सुझावों पर विचार करने के लिए कहा गया और करीब 3-7 साल तक काफी विवाद हुए और अंततः मतलब दुनिया को ये मानना पड़ा कि जो कीटनाशक और रसायन है उनका अनाधुंध उपयोग ये ठीक नहीं है। और उस समय जो सबसे बड़ा कीटनाशक होता था वो डीडीटी होता था, जो कि आज उपयोग में नहीं है। तो डीडीटी पर विश्व स्तर पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो ये एक तरह से ऐतिहासिक
जो अगर हम शुरुआत कहें पर्यावरण संरक्षण की, तो वो रसेल कार्सन के साइलेंट स्प्रिंग से होती है। जी, उसके अलावा अगर इसको दिवस को मनाने के इतिहास की बात करें तो कब से मनाया गया? नहीं, तब से मैंने कहा ना, इस तरह की घंटियां तो बजनी शुरू हो गई थी। हाँ, तो फिर उसके बाद 62 की घटना थी, तो आगे भी क्योंकि दरअसल ऐसा था ना, भारत में क्योंकि औद्योगिकरण ज्यादा नहीं हुआ था और पश्चिमी देशों में औद्योगिकरण बहुत ज्यादा हुआ है, पहले से ही ज्यादा हुआ था। तो वहां पर इसके दुष्परिणाम बहुत पहले से नजर आने शुरू हो गए थे। तो वहां पर इस तरह की जो चर्चाएं थी, अंततः 1972 में संयुक्त राष्ट्र के प्रयास से स्वीडन के जो शहर है आपका स्टॉकहोम में एक सम्मेलन बुलाया गया विश्व भर के नेताओं का। और वो सम्मेलन चला 5 से 16 जून तक 1972 में जी। और जिसमें सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस कि आदमी के लिए जो पर्यावरण है ये शायद इतना स्थायी नहीं रहेगा और इसमें कई तरह के खतरे आ गए हैं। और संयोगवश में इसका जिक्र भी यहाँ पर करना चाहूंगा कि उस समय इसको कितना महत्व देते हैं आप समझ सकते थे। इसमें केवल 2 राष्ट्राध्यक्ष मौजूद थे। एक स्वीडन के और दूसरा जो भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, क्योंकि इंदिरा गांधी का पर्यावरण की ओर रुझान काफी रहा है। तो केवल 2 ही वो थे, मतलब विश्व स्तर पर तब पर्यावरण को उतना महत्व नहीं दिया जाता था और देशों ने अपने प्रतिनिधि भेजे थे। तो उसकी जो संस्तुतियां थी, तो उस पर सबसे प्रमुख यही थी कि जो हम आज विकास हम कर रहे हैं, इस विकास को अगर टिकाऊ होना है, यानी कि जिस गति से हम विकास कर रहे हैं, यदि इसी गति से आदमी का विकास होना है, तो इसके लिए हमें पर्यावरण पर ज्यादा शोषण उसका नहीं करना पड़ेगा और बल्कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए भी हमें करना पड़ेगा, वरना हमारे लिए ही या हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए ये विकास इस तरह से कर पाना संभव नहीं हो पाएगा। और दूसरी बात जो उसमें कही गई थी कि ये सबकी एक सामुदायिक जिम्मेदारी है। तो सहभागिता का यहाँ पर सिद्धांत आया था कि एक देश अकेला या एक व्यक्ति अकेला या एक शहर अकेला अगर पर्यावरण के प्रति कुछ कार्य करेगा तो उसका उतना परिणाम तब नहीं आएगा, जबकि विश्व स्तर पर हर व्यक्ति के स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए उनको किसी दायरे में नहीं बांट सकते। तो हवा है तो प्रदूषित होगी, बिल्कुल जी। तो प्रदूषण जो होगा, अब पता चला कि अगर हमारी हवा में प्रदूषण हो रहा है, उसका हमारे आसपास के देशों में भी फैलेगा। जी। और जैसे समुद्र में हमारी नदियां जाती हैं, अगर नदियां प्रदूषित होंगी तो समुद्र भी प्रदूषित होगा। तो हर एक देश उससे कहीं ना कहीं प्रभावित होता है जी। तो जो ये 1972 का जो ये ह्यूमन एनवायरनमेंट नाम से जो सम्मेलन हुआ था, इसका फिर जो दूसरा संस्करण हुआ था वो 1992 में रियो डी जेनेरो में हुआ था, जिसको अर्थ समिट के नाम से जाना गया था, जिसके बारे में लोग ज्यादा जिक्र किया करते हैं अक्सर। लेकिन उसकी जो बुनियाद थी वो 1972 में पड़ी थी स्टॉकहोम पर 5 जून को। तब से 5 जून वाला ये मनाया गया और उसमें कुछ महत्वपूर्ण जो संदर्भ उभर के आए, उसमें एक तो ये था कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी कि जैविक विविधता जो होती है हमारी, यानी कि अगर हमारा पर्यावरण स्वस्थ है तो उसके अंदर कितने अधिक विविध प्रकार के जीव हैं, पौधे और ये जंतु, उनका भी महत्व समझने की कोशिश इसमें की गई। उसी तरह से जो अवैध रूप से वन्य जीवों का व्यापार होता था, उस पर प्रतिबंध लगने की बातें शुरू हुई। पॉल्यूटर पेज का सिद्धांत सबसे पहले बना। पॉल्यूटर पेज का मतलब है जो प्रदूषण करेगा, जो कहीं गंदगी फैलाएगा, तो उसी को उसके लिए भुगतान भी करना पड़ेगा, वही दंडित होगा उसके लिए। तो आज विश्व स्तर पर और हमारे देश में भी जैसे एनजीटी बना हुआ है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बना हुआ है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण जिसको हम कहते हैं, जिसमें कि पर्यावरण संबंधी हमारे मुकदमे जाते हैं, उसका सिद्धांत ही पॉल्यूटर पेज का है।
तो ये पॉल्यूटर पेज का भी जो सिद्धांत निकला, ये दरअसल आपके स्टॉकहोम के सम्मेलन से निकला था। तो इसमें मुख्यतः हम किसी देश को दोषी मानेंगे ना, कि जो देश दोषी होगा, या व्यक्ति को? नहीं, देश भी हो सकता है। जैसे पता चला कि आपके शहर में, आपके जिले में, आपके प्रदेश में कहीं पर कोई फैक्ट्री अगर लगी हुई है जी जी, और वो फैक्ट्री अपना प्रदूषण एक नदी में डाल देती है, तो वहां पर वो फैक्ट्री वाला दोषी है जी। या कोई अस्पताल अपना जैविक कूड़ा जी वो अगर खुले में डाल देता है जी, तो वहां पर अस्पताल दोषी है। तो जो पॉल्यूट कर रहा है वही पे करेगा। तो उससे जो क्षति होगी उसकी भरपाई उसी से की जाएगी। जी जी। तो ये बात जो ये आ गई थी जी, ये बात सामने आ गई। ये बात तब से आई और इसलिए से जो भी अब नियम कानून बने उसके बाद उन सब में इसका समावेश होता गया जी। इसी तरह से प्लास्टिक के पॉल्यूशन के बारे में, तब हालांकि प्लास्टिक का प्रयोग कम था। इसी तरह से जलवायु परिवर्तन का जिक्र भी तब शुरुआत हो गई थी। हालांकि उस पर ज्यादा चर्चा 1992 में भी अर्थ समिट में हुई थी। इसी तरह से तब तक समुद्र को भी एक तरह से कूड़ा का एक डंपिंग ग्राउंड समझा जाता था कि वहां कूड़ा डाल दो। नदियों को तो अभी भी समझा जाता है हमारे देश में कई जगह पर। तो मैं एक जगह पर कहीं भी रिपोर्ट देख रहा था कि भारत की समझ 4 में से 3 नदियां प्रदूषित हैं। CSC की रिपोर्ट आई है जो रिसेंट, 4 में से 3 नदियां प्रदूषित हैं धातुओं के प्रदूषण से, जो कि आदमी में गंभीर बीमारियां पैदा कर सकती हैं। तो इसी तरह से समुद्र के प्रदूषण के बारे में जिक्र हुआ था। जेंडर इक्वलिटी की बात सबसे पहले आई थी, क्योंकि अगर कहीं पर पर्यावरण संबंधी संकट होता है तो उसका नुकसान होता है वो महिलाओं को होता है। जो कमजोर वर्ग होगा उस पर ज्यादा नुकसान होता है। तो इस समय सामने आई थी उसकी, यानी कि जो हमने जो ये रसायन और कीटनाशकों का प्रयोग की बात की थी, इस पर किस तरह से सेफ्टी होनी चाहिए, इनका अनाधुंध प्रयोग नहीं होना चाहिए। इसी तरह से जो दुर्लभ प्रजातियां हैं उनके संरक्षण की बात हुई थी। ओजोन के लेयर के संरक्षण, तो जितने बात आज हमारे विमर्श में है, इनकी दरअसल अगर आप देखेंगे तो इनकी शुरुआत 1972 के ये स्टॉकहोम सम्मेलन, जिसे कि ह्यूमन इन्वायरमेंट कहते हैं, वहां से शुरू हुआ। जी सर, 1972 या फिर उससे पहले अगर 1962 की उस किताब पे जाएं तो तब हमने ये दिवस भी मनाना शुरू किया, तो चीजें तो कम होनी चाहिए थी, लेकिन क्या की चीजें बढ़ी हैं और काफी ज्यादा बढ़ी हैं। हाँ बिल्कुल बढ़ी है। तो उसके बाद ये है कि तब कम इस्तेमाल होता था, तो क्या हमने उसको कम इस्तेमाल करने की तरफ क्यों नहीं नीतियां बनाई गई? तो ये इसमें हम ये कह सकते हैं कि हम कह कुछ रहे हैं और कर हम कुछ और रहे हैं। जो कहते हैं ना, कथनी और करनी का फर्क है। जी जी जी। तो बातें हो रही हैं, यानी कि उससे पहले अगर ऐसा होता था तो तब तो लोग अनजान थे। अगर तब कोई आदमी जंगल को क्षति पहुंचा रहा है या नदी को क्षति पहुंचा रहा है या पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहा है तो तब तो पता ही नहीं था। लेकिन जब पता हो गया है और उसके बाद हम कर रहे हैं तो ये तो अक्षम्य है ना। तो इसीलिए इस दिन का महत्व केवल मनाने के लिए नहीं है, बल्कि कुछ सोचने के लिए अपने आप में कि भाई हम कर क्या रहे हैं। जैसा आपने कहा कि बढ़ रहा है उसकी बात, तो केवल एक दिवस मनाने से नहीं होगा, लेकिन दिवस का उपयोग हो सकता है उसको जागरूकता फैलाने के लिए। जी, इसमें आप विकसित राष्ट्रों को ज्यादा दोषी मानते हैं हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में, या विकासशील देश? देखिए, वर्ष पहले एक स्टडी हुई थी कि जो कई बार हिंदुस्तान में कहते हैं ना, हिंदुस्तान की आबादी इस तरह से बढ़ रही है कि पर्यावरण को बहुत नुकसान होता है उससे, यहाँ की आबादी ज्यादा है। तो पता चला कि एक हिंदुस्तान का आदमी और अमेरिका का एक आदमी हिंदुस्तान के 53 आदमियों के बराबर पर्यावरण पर दबाव डालता है। यानी कि अगर हमारे 53 लोग भी उतना दबाव नहीं, क्योंकि उनकी जीवन पद्धति ही वैसी है ना। हमारे कई जीवन पद्धति, तो जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कि हमारे यहाँ पर 40% की आबादी लगभग अभी भी गरीबी की रेखा के आसपास या नीचे है उससे। तो उसमें वो कितना बिजली यूज कर रहे हैं, कितना पानी यूज कर रहे हैं, बहुत ही मिनिमम लेवल पर होता है ना उनका। वो कितने आधुनिक संसाधनों का यूज कर रहे हैं जी। तो अगर आप जैसे जैसे आप विकसित देशों की ओर जाते हैं तो वो इन संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग करते हैं अपनी
सुविधा के लिए। बिल्कुल, जैसे तो निश्चित रूप से डिपेंड है, जैसे कि हमारे वहाँ भी हाथ से बहुत सारे काम होते हैं, कई काम हाथ से हो रहे जी, और एक बड़ा तबका हाथ से कर रहा है, हालांकि वो औसत निकालेंगे तो वो औसत 53 लोगों के बराबर आ गया। हाँ, हमारे वहाँ भी एक खास तबका तो अब ये चीजें इस्तेमाल कर ही रहा है। हमारे यहाँ भी एक वर्ग तो ऐसा बन चुका है, और महानगर विशेष रूप से, जो कि आधुनिक इन चीजों को, जो जीवन पद्धति है उसको वो लोग अपना चुके हैं। और उसमें जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँ कि आधुनिक जो जीवन पद्धति है उस पर अगर आप देखेंगे तो अब हमें क्या चाहिए, अच्छी सड़कें चाहिए। अच्छी सड़कें क्यों चाहिए? क्योंकि हर आदमी के पास कार है, तो हर आदमी के पास कार चाहिए तो उसको चौड़ी सड़क चाहिए चलने के लिए। जबकि इसका दूसरा एक पक्ष ये हो सकता था कि जो आपका सामुदायिक परिवहन है, जैसे कि बसें हैं, रेलें हैं, ये अगर ज्यादा सुविधाजनक होंगी तो लोग हो सकता है अपनी कारों से जाना तब उतना पसंद नहीं करेंगे। तो एक और हम लोग पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं, और दूसरी ओर अगर आप देखेंगे तो कार खरीदने के लिए लोन अभी भी 6 से 7% ब्याज पर मिल जा रहा है, यानी कि बहुत ही सस्ते दरों पर मिल रहा है। जी। तो मतलब सरकार इनकरेज कर रही है, प्रोत्साहित कर रही है इस बात को कि हम अपनी कार रखें खूब। दूसरी ओर हम ये कहते हैं कि जब एक कार कोई आदमी रखेगा तो आप उसमें सोचिए कि उस कार से उसकी जो बनने में, जो फैक्ट्रियों में जितना प्रदूषण होगा उसके निर्माण के दौरान, वो तो होगा ही होगा। उसके बाद उसको बनाने के लिए, उसको चलाने के लिए जो सड़कें चाहिए, वो सड़कें भी कहीं ना कहीं पर कृषि भूमि को या जंगल की भूमि को काट करके बनती है जी। यानी कि जो एक प्राकृतिक जो स्थल हमारा था, उस प्राकृतिक स्थल को हमने परिवर्तित कर दिया एक आर्टिफिशियल, एक कंक्रीट में। ठीक है, तो इसी तरह से अब सरकार ने उसको प्रोत्साहित किया कि भाई आप अधिक से अधिक कार खरीद लीजिए। 6 से 7% के बीच में लगभग, अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट चेक करेंगे तो लगभग इतना ही है आज भी। तो जो आपने कहा ना, एक और तो हम पर्यावरण दिवस मना रहे हैं, और दूसरी ओर ये पर्यावरण का क्षरण तो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। जी जी। अब इसी तरह से आप देखिए, आधुनिक जीवन पद्धति में अगर आप देखिए, आज क्या माना जा रहा है कि बड़े मकान लोग पसंद करते हैं। लोग सोचते हैं कि हमारा खूब बड़ा मकान हो। पहले से अगर आप देखोगे, एक सामान्य एक परिवार आजकल, जिसको न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं, छोटे परिवार हो गए हैं, पति पत्नी है, एक या 2 बच्चे हैं, तो उनके लिए तो अगर आप वैसे देखेंगे कि 2 कमरे सफिशिएंट हो जाते हैं। 2 कमरों में वो इत्मीनान से अपना गुजारा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उनके घर को देखेंगे तो पता चला उनके घर में कमरे तो 7-8 होते हैं, लेकिन उपयोग में 2 या 3 कमरे ही होते हैं, जिनको बेडरूम कहते हैं। तो आदमी को क्या चाहिए? बड़ा घर चाहिए। अगर आप बड़ा घर चाहिए तो आपने प्रकृति पर ज्यादा दबाव डाला, आपने ज्यादा जमीन ली ना। जमीन तो लिमिटेड है, पृथ्वी की जो जमीन का रिसोर्स है, जो संसाधन है, वो तो सीमित है ना। वो आगे नहीं बढ़ेगा, जितना है उतना ही है। इसी तरह से अब आपने ज्यादा जमीन ली, उसके बाद जो मकान बनाने के लिए मुख्य अवयव है वो है आपका ईंट। ईंट बनता है मिट्टी को पका करके, तो कहीं ना कहीं पर कोई मिट्टी उपयोग की जाएगी, उसकी ईंटें बनाई जाएंगी। यानी कि हमने फिर प्रकृति के एक दुर्लभ संसाधन, जो वो मिट्टी होती है जिससे ईंट बनती है, वो लाखों करोड़ों सालों में बनी होती है, पीली मिट्टी होती है। उतने लाखों करोड़ों साल का हमने अपने उपयोग में हमने ले लिया। जितने ज्यादा मकान बनेंगे उतनी ज्यादा ईंटें बनेंगी, उतनी ज्यादा जमीन खुदेगी। इसी तरह से अगर आप देखेंगे, उतनी ज्यादा आपको बालू चाहिए। बालू भी अगर आप देखेंगे तो नदियों में वो सैकड़ों लाखों सालों से नदियों में जमा है। हम उस रेत को निकाल लाते हैं, और हम क्या करते सोचते हैं, दरअसल एक हमारी थिंकिंग क्या है, हम नदी को एक निर्जीव चीज समझते हैं, जबकि हर नदी का भी अपना एक पर्यावरण है। उस नदी के तट पर जो बालू है, उसका भी एक पर्यावरण होता है, उसमें भी कई प्राणी रहते हैं, उसमें भी कई पौधे उगते हैं। लेकिन हमने ये मान रखा है कि ये बालू तो एक निर्जीव चीज है, और हमने अपने हिसाब से सिद्धांत बना लिए हैं। एक नदी से इतना बालू हम निकाल लेंगे तो इतना नुकसान नहीं होगा, क्योंकि प्रकृति ने थोड़ी बता रखा है कि मेरे से इतना निकाल लो। हमने अपनी सुविधा के हिसाब से ये कह दिया है कि इसको जो है बीच में इतना गहरा निकाल लेंगे तो नुकसान नहीं होगा, इतनी चौड़ाई तक नदी में करेंगे तो नुकसान नहीं होगा। और उस हिसाब से हम नदियों से हम बालू कब तक निकलेगा ये? फिर मकानों की जरूरत तो दिन पर दिन बढ़ती जाएगी, और हम उस नदी के पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कि नदी में और नहर में फर्क होता है।
नहर तो मैन मेड है ना, तो इसी तरह से नदी जो होती है, अगर कहते हैं एक बहता पानी सच होता है, पहले से कहावत थी। दरअसल नदी का जो पर्यावरण होता है उसमें इतने तरह के जीव होते हैं कि उसमें जो गंदगी भी आती है वो उस गंदगी को उसके पास 4 या 5 किलोमीटर आगे जाकर के वो पूरा उसके जो जीव होते हैं वो उसको अपने में ले करके नदी को फिर स्वच्छ कर देते हैं। इसलिए बहता पानी भी स्वच्छ माना गया। लेकिन अब नदी के वो तब होगा जबकि नदी का पर्यावरण बचेगा। अब हमने उस नदी के पर्यावरण को ही असंतुलित करना शुरू कर दिया है। तो जब वो असंतुलित होगा तो अब वो नदी अपना ये गुण खो देगी। फिर दूसरा, हम नदी में रासायनिक जो प्रदूषण है वो डाल देते हैं उसको, तो नदी को, क्योंकि नदी तो पहले से ही केवल जो ये जैविक वाला जो होता है प्रदूषण, उसको ठीक करने के लिए बनी थी, उसको वही मिलता रहा उसके जीवों को। अब रासायनिक प्रदूषण को ठीक करने का कोई इलाज नदी के पास भी नहीं होता है। तो जो मैंने बताया कि 4 में से 3 नदियां आज हमारे यहाँ रासायनिक रूप से प्रदूषित है, यानी कि हमारी लगभग हर एक नदी प्रदूषित हो रही है। तो ये कहाँ से हो रहा है कि कहीं ना कहीं उसका प्रभाव जो हमने आधुनिक जीवन पद्धति है, जैसे मैंने बताया कि अब आप ईंट ले आई, अब आपको हर चीज जीवन पद्धति से जुड़ी हुई है। आप देखिए कपड़ा, फैक्ट्री का रसायन नदी में जा रहा है और हम इतना एक्सेस में कपड़े आप देखें कि स्कीम्स के तहत मिल रहे हैं और हमारे भरे पड़े हैं घर जो अननेसेसरी हैं। तो जीवन पद्धति से कहीं ना कहीं पर्यावरण एक तरह से पूरा सीधा जुड़ा हुआ है, पूरा जुड़ा हुआ है। तो अब आप इसमें देखिए कि अब जैसे बड़े मकान की हमने बात की थी, अब आपको लोहा ज्यादा चाहिए, आपको लकड़ी ज्यादा चाहिए, ये सब चीजें कहाँ से निकल रही है? पृथ्वी से आ रही है सब चीजें। अब आपको टाइल भी लगाते हैं घर में, तो टाइल कहाँ से आ रही है? कोई मिट्टी है यदि वो राजस्थान से खुद रही है या दूसरी जगह से खुद रही है। अब बड़ा घर होगा तो आपको पानी ज्यादा चाहिए उसकी साफ सफाई करने के लिए, आपको उसको रोशनी करने के लिए बिजली ज्यादा चाहिए। तो बिजली कहीं भी बनेगी तो या डैम से बनेगी या एटॉमिक से बनेगी या कहीं बनेगी, उसका कुछ ना कुछ पर्यावरणीय प्रभाव होता है ना। तो मतलब जो आधुनिक हमारी जीवन पद्धति है तो उस पर दरअसल जो आपका जितना ज्यादा हम कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं, अपना उपभोग बढ़ा रहे हैं, उतना ज्यादा पर्यावरण पर उसका दबाव पड़ रहा है। इसीलिए ये है कि सोच रहे हैं हम, पता है हमें कि हमारी इस जीवन पद्धति से पर्यावरण पर बहुत इतना विपरीत प्रभाव पड़ गया है। आज हम देख रहे हैं कि बिल्कुल जलवायु परिवर्तन, जिसे आज से 8-10 साल पहले सोचते थे कि जलवायु परिवर्तन होता होगा नहीं होता होगा, आज एक सच्चाई के रूप में सामने आ गया है कि गर्मियों में अचानक बारिश शुरू हो जाती है और बरसात में सूखा पड़ जाता है। कई बार जाड़ों के दिनों में गर्मी हो जाती है। तो उससे क्या हो रहा है, हमारे सबसे पहले नुकसान होता है फसलों पर, और जब फसल पर क्षति होगी हमारी खाद्य सुरक्षा पर खतरे के बादल मंडरा जाएंगे। तो ये सब जुड़ा हुआ है आपस में सब कुछ। और अगर ये जलवायु परिवर्तन होगा तो कहीं ना कहीं आदमियों के बीच में भी बीमारियां बढ़ेंगी, क्योंकि ऐसे कीट जो कि पता चला जाड़ों में ठंडा होने के कारण कई जीव मर जाते थे, या गर्मियों में लू चलने से, गर्म होने से वो जीव मर जाते थे, वो कीटाणु मर जाते थे। अब गर्मियों में उतनी गर्मी नहीं पड़ेगी तो वो कीटाणु मर नहीं पाएंगे। जाड़ों में, गर्मियों में जिस तरह का मौसम है उसके हिसाब से, क्योंकि प्रकृति उनको नियंत्रित करती थी। बिल्कुल। तो प्रकृति का नियंत्रण, जो प्राकृतिक नियंत्रण था बीमारियों के ऊपर से, वो कमजोर पड़ेगा तो आदमी और हमारी जो बाकी जो जीव हैं उन सब पर खतरा मंडराएगा जी। तो सब आपस में जुड़े हुए हैं सभी। ये जो सर युद्ध की जो विभीषिका है वो कितना नुकसान पहुंचा रही है? युद्ध की विभीषिका तो नुकसान पहुंचा रही है, आप देख रहे हैं ना। जी जी। तो उससे भी यूक्रेन युद्ध की जो तस्वीरें आती हैं तो देखते हैं जो प्रत्यक्ष, एक तो प्रत्यक्ष ही है क्योंकि जिस तरह से बॉम्ब यूज किए जा रहे हैं वो तो प्रत्यक्ष है ही है, लेकिन उसके साथ साथ तो पूरे विश्व का स्तर पर जो एक आर्थिक जो रूप से जो अर्थव्यवस्थाएं गड़बड़ा रही हैं देशों की, जैसे कई देशों में इस समय आपने देखा होगा कि अनाज का संकट पैदा हो गया है। तो विश्व कोई भी युद्ध होगा वो पर्यावरण पर बहुत ज्यादा नुकसान हमेशा पहुंचाएगा। एक तो सीधा पहुंचाता है, एक अप्रत्यक्ष पहुंचाता है, जिसकी भरपाई बहुत लंबे समय तक मुमकिन नहीं रहेगी, इसकी होना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अब आप हमारी आधुनिक जीवन पद्धति की, तो आधुनिक जीवन पद्धति में अगर हम देखते हैं तो
अब आप प्लास्टिक का उपयोग देखिए कितना ज्यादा हो गया है। और प्लास्टिक का प्रयोग हमारे उसमें ऐसा हो गया है कि यूज एंड थ्रो। पहले हम सुनते थे कि विदेशों में यूज एंड थ्रो की ये एक पद्धति है, और हम सोचते थे कि ऐसा क्यों होता होगा। हम तो एक पेन खरीद लेते थे, उसमें स्याही भरते थे, उसे लिखते थे, या बाद में जब रिफिल आए तो पेन का रिफिल बदलते थे। अब आज आपको आश्चर्य होगा कि अब लोग पेनों की रिफिल लगभग नहीं बदल रहे हैं। लगभग नहीं मिल रहा है, लगभग ही खत्म हो गया, पूरा ही खत्म। वो खत्म हो गया है। और वो स्याही भरने वाली जो पेन थी वो बिल्कुल पर्यावरण सम्मत थी, पर्यावरण के हिसाब से बहुत अच्छा था। अब आज आप सोचिए कि कितनी केवल पेन और उनके रिफिल रोज फेंके जाते होंगे। इसी तरह से जितना भी हमारी सामग्री घर के अंदर आ रही है, हर सामग्री प्लास्टिक में पैक होके आती है। निश्चित रूप से प्लास्टिक में पैक होके आने के कारण उसकी ताजगी बनी रहती है, उसका क्वालिटी बनी रहती है, लेकिन उसके बाद जो वो प्लास्टिक का कोई रिसाइकिल का कोई उपयोग है ही नहीं। तो उस प्लास्टिक को अल्टीमेटली क्या करते हैं, हम लोग बाहर फेंकते हैं। और प्लास्टिक जो है हजारों सालों तक गलता नहीं है उसके बाद, और जब गलता है तो उसके कहते हैं माइक्रो प्लास्टिक बन करके वो वायुमंडल में फैल जाता है, वो जमीन में फैल जाएगा। और वो माइक्रो प्लास्टिक चाहे पानी के माध्यम से कहीं बह के जाएगा या वनस्पतियों के थ्रू हमारे शरीर में प्रवेश करेगा, तो वो हमें नुकसान करेगा, या और जो जीव होते हैं, वन्य जीव हैं और जो भी है, उनको वो नुकसान पहुंचाएगा। तो अब आप एक प्लास्टिक का ही अगर आप देखें कि प्रचलन कितना ज्यादा बढ़ गया है। और जो रिसाइकिल वाला हमारी थी ना, कि जैसे एक गिलास, अगर आप देखेंगे आज अधिकांश होटलों में क्या हो गया है कि अब वो एक आदमी रखना पड़ेगा गिलास साफ करने के लिए, जो चाय होते हैं, बर्तन होते हैं। अब वो ये डिस्पोजेबल जो प्लेट होती है, गिलास होते हैं, उनको उपयोग करना शुरू कर दिया है। वहां पर उसकी तो सुविधा हो गई, लेकिन उसकी पर्यावरण की कीमत कितनी है, ये बार बार कई बार सरकार की ओर से कहा जाता है हम डिस्पोजेबल पर प्रतिबंध लगा देंगे, प्लास्टिक के उपयोग पर। लेकिन प्लास्टिक की कारोबार इतना बड़ा फैल गया है, आप बाजार में किसी भी एक दुकान में चले जाइए, हर चीज प्लास्टिक के अंदर है, चाहे वो पैकिंग के रूप में है, चाहे वो प्लास्टिक का बना हुआ है। तो प्लास्टिक का इतना ज्यादा उपयोग हो गया। अच्छा, दूसरा उसके बाद देखिए कि हम लोग इतना ज्यादा उपभोग वाला समाज हमारा हो गया है कि कई बार हमारे समाज को आज गार्बेज सोसाइटी कहते हैं, कचरा सोसाइटी कहते हैं, क्योंकि कचरा पैदा करने वाला समाज पैदा हो गया है। जितना कचरा अब पैदा होता है, अगर आपको अपनी आसपास के, अपने गांव की या अपने शहर की याद होगी, तो कूड़ा कचरा लगभग कहीं नहीं दिखता था, पैदा ही नहीं होता था। और आज हर जगह पर, हर स्थान पर कूड़ा कचरा नजर आता है। क्यों? हमारी जीवन पद्धति कूड़ा कचरा पैदा करने वाली हो गई। तो इसमें अगर आप देखें तो सरकार की ओर से ये कहा गया है कि हम अपने घर में, देखिए व्यक्तिगत स्तर पर आप देखिए, ये कहा गया कि हम अपने घर के कचरे को दो भागों में बांटें। एक को जैविक कचरा कहा गया, एक को अजैविक कचरा कहा गया। जी। अजैविक कचरा वो होता था जो सड़ता गलता नहीं था, और उसके बाद जैविक हो जाता था कि जो कि सड़ गल जाता है। अगर कहीं उसका ढेर लगा देंगे तो महीने 2 महीने में वो गल के खत्म हो जाता है। ये खाद बन जाएगी उसकी बढ़िया खाद बन जाएगी और उपयोगी खाद बनेगी उसके बाद, जिसका कि खेती में और या कहीं भी उसका अच्छा उपयोग हो सकता है। तो कोई घर लगभग मैं कह सकता हूं कि इस तरह से उसको पृथक नहीं कर रहा है, और हो क्या रहा है कि उस कूड़े के बीच में ही हम अपनी प्लास्टिक को भी डाल के दे रहे हैं। पूरी नगर पालिकाएं असहाय हो गई हैं कि उसी रूप में मिलता है, वो उसी रूप में कहीं पर एक जगह पर एक जो कूड़ा कट होता है उस पर वो डंप कर दे रहे हैं। शहरों में बड़े बड़े कूड़े के ढेर लग गए हैं। क्यों? उसमें प्लास्टिक मौजूद होने से वो डिकम्पोज नहीं हो पा रहा, वो गल नहीं पा रहा है। और इनमें अक्सर आप कहीं भी देख लीजिए, बड़े महानगरों में जहां बड़े कूड़े के ढेर हैं, उनमें अक्सर आग सुलगती रहती है, क्योंकि उसमें मीथेन और ऐसी प्रज्वलनशील गैसें बनती रहती हैं। कहीं तो जरा गर्मी मिलती है तो सुलग जाता है, और एक बार इन ढेरों के अंदर आग सुलग गई, वो फिर बरसों तक बुझती नहीं है, और वो जलने से और ज्यादा प्रदूषण फैल रहा है उसके बाद। तो हमारी जो कुल जीवन पद्धति जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, अब आप उसको ले लीजिए, पर्यटन देख लीजिए। मैं नैनीताल में होने के कारण ये देख रहा हूँ, नैनीताल पर्यटकों से पट गया है पूरी तरह से। और पर्यटकों से क्या पट गया है कि नैनीताल गाड़ियों से, कारों से पट गया है पूरी तरह से। तो पर्यटन जो कि कहते थे कि
पहले से ये कहते थे कि पहाड़ों में पर्यटन यहाँ के रोजगार के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही आदर्श एक वो तरीका हो सकता है। आज हम ये देख रहे हैं कि इस प्राकृतिक रूप से संवेदनशील स्थान में पर्यटन भी बहुत ज्यादा प्रदूषण फैला रहा है, क्योंकि कूड़ा प्रबंधन का कुछ व्यवस्था है नहीं, गाड़ियों के प्रबंधन का कोई व्यवस्था है नहीं, और जो बड़े पर्यटक स्थल थे शिमला, मसूरी, नैनीताल जैसे, यहाँ पर्यटक ज्यादा आते हैं। जो कम जाते हैं उनमें लोग कम जा रहे हैं। अगर लोग उधर की तरफ जाएंगे तो हो सकता है यहाँ की भीड़ भी कम होती और उसके अलावा उन जगह में लोगों को रोजगार अच्छा मिलता। तो ये पूरा एक सिस्टम ऐसा बन रहा है जिस पर हमें बहुत सोचने की जरूरत है। जी जी। तो सर ये जीवन पद्धति में बदलाव क्या संभव है? जिस गांधीवादी मॉडल की बात होती है, सादगी वाला जो जीवन है, चरखे वाला जो है, जो अपना विकेंद्रीकृत व्यवस्था की जो बात है, क्या ये सब चीजें से ये पर्यावरण सही होगा? देखिए, जब ये जिस परिवर्तन की आपने बात कही, तब गांधी जैसा एक व्यक्ति इस हमारे धरती पर पैदा हुआ था, जिसमें खुद त्याग करके, खुद पहले उन्होंने त्याग किया था ना, कि जो कुछ गांधी जी कहते थे वो पहले स्वयं करते थे। क्योंकि जब तक उन्होंने कहा कि जैसे एक उनका धोती पहनने का जो व्यवस्था थी, उनकी अपनी आदत थी, वो इसलिए बनी, उन्होंने कहा हिंदुस्तान में हर आदमी के पास तो कपड़ा है ही नहीं। और इसी तरह से अहिंसा वाली बात थी, तो वो अहिंसा पर पहले खुद अपने ऊपर करते थे कि मतलब मैं किसी के ऊपर हिंसा में न करूं। तो पहले तो खुद करना पड़ेगा ना। तो इसके लिए मेरा मतलब है एक मजबूत नेतृत्व की जरूरत हमें है, कि जो नेतृत्व हमें इस तरह से प्रभावित करे और वो नेतृत्व हमें उसके लिए उदाहरण दे। तो जैसे कि आज हम देखते हैं कि जो, जैसे मैंने कहा कि आधुनिक जीवन पद्धति वो एक तरह से अनियंत्रित हो गई है, इसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा है। जो सुविधाएं हमारी हो रही है ना, वो सुविधाएं अनंत होती जा रही हैं कि वो दिन पर दिन और ज्यादा। जैसे कुछ साल पहले देखिए आप कि हमारे घरों में मुश्किल से पंखे होते थे। जब गर्मियों के मौसम में हमें जरूरत पड़ती थी तो कई घरों में पंखे भी नहीं थे। आज जिस घर में अब एसी नहीं है उस घर को तो लोग सोच रहे हैं कि भाई इनके पास तो बहुत कम संसाधन हो गए हैं। तो हमारी के तौर पे देखा जा रहा है। हाँ, और हमारी आवश्यकताएं दिन पर दिन बढ़ रही हैं। तो इसी तरह से तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो जीवन पद्धति हो गई है वो एक तरह से बेलगाम हो गई है। और इसको नियंत्रित करने के लिए जो कहते हैं हमें कुछ खोना पड़ेगा, हमें कुछ अपने पर नियंत्रण करना पड़ेगा, अपनी सुविधाओं पर हमें करना पड़ेगा, सुविधाओं का खुद करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जब भी पर्यावरण की समस्या का जिक्र होता है तो उसका हल क्या कहते हैं कि भाई पेड़ लगा दो, पौधारोपण। वो कहते हैं पौधा रोप दो। मतलब वो बस एक तरह से पौधारोपण का पर्याय बन गया है। मतलब ये हुआ कि वो एक कहते हैं ना कि उसके लिए एक रामबाण औषधि हो गई। ये ऐसा है नहीं, बिल्कुल, बल्कि ऐसा स्थापित करने की कोशिश की गई है कि देखिए अच्छा इतना प्रदूषण हो रहा है, अच्छा चलिए हम पेड़ लगा देते हैं। मैं ये कहता हूँ कि पेड़ लगाने के पीछे दरअसल जो ये माना जाता है कि पेड़ जंगल का पर्याय है। पेड़ जंगल का पर्याय कभी भी नहीं है। पेड़ रहेगा केवल, क्योंकि एक जो जंगल होगा उस जंगल में आपको निश्चित रूप से कुछ पेड़ मिलते हैं, उसके अलावा कुछ आपको फिर झाड़ियां मिलेंगी, उसके बाद फिर आपको कुछ उससे छोटे पौधे मिलते हैं, और फिर साग जिन्हें हम अंग्रेजी में हर्ब्स कहते हैं वो मिलेंगे, कई किस्म की घासें मिलती हैं, पेड़ों पे चिपकी हुए कई तरह के प्रजातियां मिलती हैं, जैसे मॉस है, लाइकेन है, कई लताएं, बेलें पेड़ों में हमें चढ़ी हुई मिलती हैं। तो वो तो एक पूरा तंत्र है। उसके बाद उसमें जितनी विविधता ये वनस्पतियों में है उतनी विविधता उसके प्राणियों में भी है। उसमें आपको कई तरह की तितलियां मिलेंगी, कई तरह के आपके केंचुए मिलेंगे, कई तरह की जोंक मिलेंगी, कई तरह के पतंगे मिलेंगे, कई तरह के केकड़े मिलेंगे, कई तरह के घोंगे मिलेंगे, कई तरह के हिरन मिलेंगे। तो मतलब अनंत है। और उसमें कई चीजें, कई बार हम सोचते हैं कि जमीन के ऊपर है, जमीन के नीचे भी
बहुत प्राणी रहते हैं। जो जमीन है उसका भी अपना एक पर्यावरण तंत्र होता है, वो भी उस जमीन को लगातार उपजाऊ बनाए रखते हैं। जी जी। तो कई बार हम अगर प्लांट लगा देते हैं, एक वृक्षारोपण कर देते हैं, तो वो इतने गुण कहाँ से लाएगा? आप जो लगाएंगे, आप 2-4 किस्म के पेड़ लगा देंगे, और फिर जहां पर पेड़ की जरूरत है आप वहां पर लगा रहे हैं, आप कहीं पर भी लगा दे रहे हैं। और अक्सर क्या हो जाता है कि जब पेड़ लगाए जाते हैं तो ऐसे पेड़ लगा दो, कहते हैं कि जो पेड़ जल्दी उग जाए, जल्दी बढ़ जाए। एक दिनों तो ये था कि यूकेलिप्टस का खूब हो गया ये शहरों में भी, यूकेलिप्टस बहुत तेज हुआ था, बाद में पता चला यूकेलिप्टस तो पर्यावरण के लिए बहुत नुकसानदायक है। तो इसी तरह से प्रकृति तो खुद तय करती है कि कभी अगर आप किसी जंगल में जाए ना, तो आपको दिखेगा कि कहीं पर अचानक एक मैदान आ जाता है जंगल में, तो उसमें घास उगती है। तो उस घास में क्या होगा कि कई तरह के जो शाकाहारी हैं हमारे प्राणी, उनको तो घास चाहिए ना खाने के लिए, उनको पेड़ में चढ़ना तो आता नहीं है, हिरन है जैसे, तो उनके लिए घास के मैदान भी चाहिए। तो कई जगह पर जो घास के मैदान जंगल में होते हैं तो लोग उनमें भी पेड़ लगा देते हैं। तो उनमें पेड़ अगर लगा करके अगर आपने वहां की घास को रोक दिया उगने से, तो वहां के जो प्राणी अभी तक उस घास पर निर्भर थे, अब वो घास कहाँ से पाएंगे? तो इसलिए वृक्षारोपण का चयन करना ये बड़ा कठिन काम है। उसके लिए स्थान का चयन करना, और उसके लिए साथ साथ में कौन सी प्रजाति को लगा रहे हैं आप। फिर आप प्रजाति को लगा देंगे, आपने पेड़ तो लगा दिया, झाड़ियां कौन लगाएगा? उसमें छोटे पौधे कौन लगाएगा? उसमें बेलें कौन लगाएगा? फिर वहां उतने तरह के जो प्राणी होते हैं, चाहे वो पक्षी हों, चाहे वो सांप हों, चाहे वो आपके केंचुए हों, और भी केकड़े हों, घोंगे हों, कई तरह के जो प्राणी, वो प्राणी कहाँ से विकसित होंगे? तो इसलिए जो हमारे प्राकृतिक स्थान है उनका संरक्षण की ओर ध्यान ज्यादा देना चाहिए। वहां प्रकृति खुद तय कर लेगी कि कहां पर क्या उगना है, क्योंकि प्रकृति का एक तंत्र होता है। जैसे कि एक जंगल को समझाने का सबसे आसान तरीका ये हो जाता है कि जैसे एक पेड़ अपने बीज गिराता है तो बहुत ज्यादा पौधे उगते हैं छोटे छोटे। उसके बाद जहां पर छोटे छोटे मुलायम पौधे उगते हैं तो उनको खाने के लिए हिरन आ जाता है। और उससे पहले भी क्या होता है, उसके बीज गिरते हैं नीचे तो कहते हैं कि सुअर जैसी प्रजातियां जो होती हैं, जो जंगली सुअर वगैरह होते हैं, क्योंकि वो खोद के खाता है, तो एक तरह जंगल को खोद देता है। क्योंकि जंगल में अगर कोई चीज उगनी है तो थोड़ी खुदाई भी चाहिए, जैसे हम हल जोतते हैं, तो वो काम वहां पर सुअर टाइप के प्राणी किया करते थे। उसमें भी बीज गिरेगा तो उसके बाद वो पौधे उगेंगे। जब पौधे उगते हैं मुलायम पौधे उसमें, तो उनको खाने के लिए हिरन प्रजातियों के वहां पर पहुंच जाएंगे प्राणी। लेकिन अब वो वहां पर जाके सब चट कर देंगे, उन्हें पता तो है नहीं कि मैंने कितने छोड़ने हैं कितने करने हैं। तो जहां पर हिरन ज्यादा होंगे तो वहां पर एक बाघ जरूर होगा, शेर जरूर होगा, तो वो उनके पीछे लगेगा तो हिरन भागते रहेंगे। तो वो उन पौधों को पूरी तरह से कभी नहीं खा पाएंगे, कुछ प्रतिशत खाएंगे, उसका 10% 20% भाग जाएंगे, वहां से दूसरी जगह जाएंगे, तीसरी जगह जाएंगे। तो फिर तो इस तरह से कहते हैं कि प्रकृति का अपना दरअसल एक तंत्र है, संतुलन बना हुआ है। हाँ, तो कई इसलिए एक वो कहावत है, मुहावरा है कि ट्रीज एंड टाइगर ग्रोज टुगेदर, मतलब यानी कि जैसे जैसे जंगल में शेर बढ़ता है तो पेड़ भी बढ़ते हैं। क्योंकि वो उनका अल्टीमेट रखवाला वही है वहां का। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो उन शाकाहारी प्राणियों को लगातार भगाए रखता है वहां से, उनके पीछे पड़ाता है। वो तो अपना शिकार ढूंढ रहा होता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो प्रकृति की एक सेवा कर रहा होता है। तो इस तरह से जंगल में एक संतुलित तरह से एक वन पैदा होता है। अब हम प्राकृतिक रूप से, अब हम अप्राकृतिक रूप से किसी भी स्थान पर लगा देने, उसमें ये गुण, ये चीजें वहां पर कैसे पैदा हो जाएंगी ना। इसलिए हम कहते हैं कि वृक्षारोपण ठीक है, वृक्षारोपण कहीं आपने पेड़ लगा दिया, उसमें से निश्चित रूप से हरा है पेड़, तो उसमें से ऑक्सीजन तो पैदा हो जाएगी, लेकिन पारिस्थितिकी के रूप में हमें केवल एक ऑक्सीजन ही थोड़ी चाहिए, हमें हवा से, हमें पर्यावरण से, हमें पानी भी चाहिए जी। तो हमें किसी बंजर भूमि में या किसी ऐसी जगह पे अगर हमें कोई जंगल डेवलप करना तो तब तो फिर हमें पौधारोपण करना ही पड़ेगा। नहीं, अब आप करेंगे, लेकिन आप किस चीज का पौधा लगाएंगे? अब बंजर भूमि में आप सोचेंगे कि हम ये बांस के ऐसे चौड़ी पत्ते के लगा देंगे, ये तो उगेंगे भी नहीं ना वहां पर। वहां की प्राकृतिक परिस्थितियों के हिसाब से अगर उस जगह को संरक्षित कर देंगे, मेरा मतलब है कि उसमें
ये जैविक दबाव जिसको कहते हैं, जिसमें कि उसमें जानवरों का जाना बंद हो जाए, आदमी का जाना बंद हो जाए, तो उसमें ऐसे प्राकृतिक गुण मौजूद रहते हैं कि उसकी अपनी वनस्पतियां होती है। जैसे अगर आप रेगिस्तान में भी जाएंगे ना, तो रेगिस्तान में प्राणी भी रहते हैं और वनस्पतियां भी होती हैं। वो वनस्पतियां दूसरी किस्म की होती हैं। बिल्कुल। तो अगर मैंने आपसे कहा ना, अगर आप कहीं लगा दोगे कुछ ना कुछ इस तरह का लाभ तो हो जाएगा कि आपको हो सकता है कोई जगह पर वहां पर थोड़ा जमीन भी रुकेगी और थोड़ा मिट्टी भी बनेगी वहां पर, हो सकता है अगर सही प्रजाति लगा रखी है, और ऑक्सीजन निश्चित रूप से मिलेगी आपको। लेकिन जितना हम प्रदूषण कर रहे हैं, जितना ज्यादा हम अपनी जीवन पद्धति से प्रतिक्षण हम हवा में गंदगी फैला रहे हैं, हम ये मान लें कि हमने पेड़ लगा दिया और ये हमने जितने पाप किए हैं पर्यावरण के प्रति, वो पाप हमारे बह गए या ठीक हो गए, तो ये सोच गलत है। वृक्षारोपण जहां पर जरूरी है वहां पर लगाना है, लेकिन वो बहुत ही सुविचारित होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें ये ना हो ना कि ये कहते हैं कि आज इस साल उत्तर प्रदेश ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड दर्ज कर दिया। अब वो रिकॉर्ड बनाने के लिए अगर आप पेड़ लगाओगे, उल्टी सीढ़िया पर जाते हो, कोई देखता भी नहीं है कि उसके बाद उगे कि नहीं उगे। जैसे कहते हैं ना, एक बच्चा पैदा करके उसको आवारा छोड़ दो अगर आप। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि वृक्षारोपण एक ऐसी है जिसमें आपको खोना कुछ नहीं है, क्योंकि अपना आपने खोया क्या, कुछ भी नहीं खोया ना आपने। लेकिन कल को अगर मैं आपसे कहूँ कि आप गाड़ियों में कम बैठिए, कारों में अपनी कम यूज कीजिए, बसों में बैठ के जाइए, तो आपको थोड़ी अपनी सुविधा से कंप्रोमाइज करना पड़ेगा जी। तो अगर आप ये कहूँ कि आप बड़ा मकान मत बनाइए, छोटा मकान बनाइए, तो आपको सुविधाओं से कंप्रोमाइज करना पड़ रहा है ना। तो मैंने आपसे कहा कि पर्यावरण में संरक्षण तभी होगा जबकि हम अपनी सुविधाओं में कटौती करेंगे जी, या हम कुछ खोएंगे। अब हम उसको खोने को तो तैयार है नहीं। हमने उसका एक, जैसे कहते हैं ना कि पहले पाप किया और एक दिन घर में यज्ञ कर दिया और पाप कट गया, गंगा नहा के आ गए, तो कहा साहब हमारे तो पाप कट गए हैं सब। तो ये पाप कटने वाला नहीं है वृक्षारोपण करने से। ऐसा हमें अपनी जीवन पद्धति में सुधार करना पड़ेगा। और इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि इस साल का जो विश्व पर्यावरण दिवस का जो संदेश है जी, नारा है, वो है ओनली वन अर्थ। ओनली वन अर्थ। अच्छा जी, कि हमारे पास केवल एक ही पृथ्वी है। अगर आपके पास एक ही कमरा है, एक ही मकान है, उसको अगर आप संभाल के नहीं रखोगे तो कल को उस मकान टूट फूट जाएगा तो कहाँ रहोगे जी जी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा। सर, चांद पे जाने की तैयारियां भी हो रही हैं। हाँ, लेकिन चांद पर है, मंगल की भी तैयारी हो रही है ना? तो अब आप सोचिए कि क्या जब हम अपने पृथ्वी पर नहीं रह पा रहे हैं, जहाँ पर इतने अच्छा पर्यावरण है, पानी है, और प्रकृति खुद ब खुद उग जाती है। अगर आप प्रकृति को छेड़ो नहीं तो प्रकृति तो खुद ब खुद उगती है ना, लाखों करोड़ों साल से खुद ब खुद तो उगती आई है जी जी जी। तो जहाँ पर कुछ भी नहीं है, जहाँ सब कुछ उगाना है, वहाँ कितना संभव है। अब ठीक है, 1000, 2000, 10,000 लोग अगर किसी तरह से आर्टिफिशियल तरीके से अगर चांद पे मंगल पे रह भी गए, तो उससे कोई पृथ्वी की समस्या थोड़ी हल होने वाली है। आखिर जो ओनली वन अर्थ है, यानी कि एक ही पृथ्वी हमारे पास है, उसको संजो के रखना है। ये हमारा इस बार का संदेश है। मुझे बहुत ही प्रासंगिक लगा और हमें इसके मर्म को समझना चाहिए, उसके सही अर्थ को समझना चाहिए जी। और अगर हमें कुछ प्रण करना ही है आज के दिन, तो हम पौधारोपण की बजाय अपनी कुछ सुविधाओं में कटौती करें। कुछ कैसे हम कर सकते हैं? बिजली है ना, अब आप सोचिए, पानी का नल कितने लोग ध्यान देते हैं? पानी जो आ रहा है, कहीं ना कहीं पर्यावरण पर दबाव पड़ेगा उसका। इसलिए बिजली हम उपयोग कर रहे हैं, ऊर्जा यूज करते हैं घर में, चाहे खाना बनाने के लिए, कहीं ना कहीं पर्यावरण। तो हम एक जो आपने बताया कि गांधी जी वाली पद्धति जी जी, कि किस तरह से हम सादगीपूर्ण जीवन बिताएं ना, उस ओर हमें एक करना पड़ेगा। अब वो कैसे होगा, क्या होगा, ये एक लंबी कहानी है और उस पर तो नेतृत्व ही जब हमारा इसके लिए प्रेरित करेगा, और त्याग करना, और हमें त्याग की भावना से ही करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। बिना त्याग के हम सोच रहे हैं कि पर्यावरण भी ठीक हो जाएगा और हमारी सुविधाओं में भी कटौती नहीं होगी। तो अभी शहरों में यह आप देखिए, कितने लोग साइकिल उपयोग कर रहे हैं। साइकिल बिल्कुल सस्ती है, पेट्रोल महंगा हो गया कह रहे हैं। साइकिल अभी 3 दिन पहले वर्ल्ड साइकिल डे था बिल्कुल। उस दिन कई जगह पर साइकिलें चलाई गई। लेकिन आज वो लोग जो परसों आपको साइकिल चलाते हुए दिखे होंगे, आज साइकिल चलाते हुए नहीं दिखेंगे। वो फैशन। तो ये फैशन एक दिखाना, प्रतीकात्मक रूप में करना, इस तरह से तो काम नहीं चलेगा। हमें
व्यवहार में चीजों को अपनाना पड़ेगा अपने आप में। तो गांधी जी के सिद्धांत है, पहले खुद करो तब दूसरों से करो। जी जी। उस पद्धति को हमें अपनाना पड़ेगा, तभी हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। जी, तो सर आपने बहुत ही बेहतरीन बातें बताई, बहुत जुदा अंदाज के साथ। इतना कीमती समय हमें दिया, हमारे श्रोताओं को दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। तो दोस्तों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। इस पूरी बातचीत को आप अंत तक सुनते रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो अपना फीडबैक हमें देना न भूलें। दोस्तों, हमारा रेडियो एक सामुदायिक रेडियो है जिसकी पहुंच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है। लेकिन अगर आप दूर दराज पहाड़ों में या देश के किसी भी हिस्से में इस रेडियो को सुनना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए आप इन कार्यक्रमों को सुन सकते हैं। हेलो हल्द्वानी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है। आपके फीडबैक का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहें 91.2 FM पर बदलते शहर की धड़कन, हेलो हल्द्वानी।